दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे पाठ्यचर्या के दार्शनिक आधार, जो कि आपका 5वां यूनिट है और ये यूनिट आपका 10 नंबर का यूनिट है। 10 नंबर के क्वेश्चंस इसमें से बनने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चन दोस्तों आपके छोटे बनेंगे, छोटे क्वेश्चन यानी 1 नंबर के, 2 नंबर के, और एक आध क्वेश्चन आपका बड़ा बनने के भी चांसेस हैं। तो हम सारे जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए देखते रहें और जरूर लाइक जरूर कर दें। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, पाठ्यचर्या का अर्थ समझाइए। 2017 डीएलएड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो पाठ्यचर्या का अर्थ है, पाठ्यचर्या शब्द आंग्ल भाषा के कैरिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतरण है तथा आंग्ल भाषा का कैरिकुलम शब्द लैटिन भाषा के कुर्रेर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। यदि हम पाठ्यचर्या के शाब्दिक अर्थ पर विचार करें तो हमें ज्ञात होगा कि पाठ्यचर्या एक मार्ग है जिस पर चलकर बालक अपने शिक्षा प्राप्ति के लक्ष्य को पूर्ण करते हैं। दूसरे शब्दों में, शिक्षा एक दौड़ है जो पाठ्यचर्या के मार्ग पर दौड़ी जाती है। इसके द्वारा बच्चे का सर्वांगीण विकास करने का लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पाठ्यचर्या के उद्देश्य बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा, पाठ्यचर्या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में सामाजिक न्याय और समानता के संवैधानिक मूल्यों पर आधारित एक धर्मनिरपेक्ष, समतामूलक और बहुलतावादी समाज के आदर्श से प्रेरणा लेते हुए कुछ व्यापक उद्देश्य चिन्हित किए गए हैं, जिनमें शामिल है, पहला है विचार और कर्म की स्वतंत्रता, दूसरा है दूसरों की भलाई और भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता, नंबर 3 है नई स्थितियों के लचीलेपन और रचनात्मक तरीके से सामना करना, चौथा है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी प्रवृत्ति, और नंबर 5 है आर्थिक प्रक्रियाओं तथा सामाजिक बदलावों में योगदान देने के लिए काम करने की क्षमता। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या में मूल्यांकन का महत्व बताइए। तो पाठ्यचर्या में मूल्यांकन का पहला महत्व है, दिन प्रतिदिन नई खोजें हो रही है। ज्ञान के क्षेत्र के विकास के लिए पाठ्यचर्या मूल्यांकन कई उनमें नई ज्ञान सामग्री को स्थान दिया जाता है। नंबर 2 पर है, पाठ्यचर्या का मूल्यांकन कर उसमें अप्रचलित भाग को निकाला जा सकता है, क्योंकि इनका उपयोग पुराना हो जाता है। नंबर 3 पर है, पाठ्यचर्या का मूल्यांकन इसलिए भी किया जाता है ताकि आगे की श्रेणी की आवश्यकताओं और वर्तमान श्रेणी के उद्देश्यों के मध्य रिक्ति को पहचाना जा सके और उसको भरने के लिए उचित अधिगम अनुभवों का चुनाव किया जा सके। नंबर 4 पर है, पाठ्यचर्या को अधिक उपयोगी बनाने के लिए भी इसका मूल्यांकन किया जाता है। इसके उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास किया जाता है। नंबर 5 पर है, पाठ्यचर्या मूल्यांकन के द्वारा यह भी निष्कर्ष निकाला जाता है कि इसको छात्रों के द्वारा कहाँ तक ग्रहण किया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पाठ्यचर्या में मूल्यांकन प्रयोजन स्पष्ट कीजिए। डीएलएड 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। और पाठ्यचर्या में मूल्यांकन का प्रयोजन, तो इसका पहला प्रयोजन है एक नई पाठ्यचर्या के विकास के लिए। यदि माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के लिए एक नई पाठ्यचर्या के लिए निर्माण की आवश्यकता पड़ती है, तो पाठ्यचर्या निर्माता और निर्धारकों को प्रचलित पाठ्यचर्या का मूल्यांकन करना पड़ता है। इसके लिए विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक विधियों को अपनाना पड़ता है। इसके द्वारा यह ज्ञात होता है कि प्रचलित पाठ्यक्रम का कौन सा भाग अपनाया जा सकता है। बिना मूल्यांकन के अनेक महत्वपूर्ण भाग छूट सकते हैं, इसलिए नई पाठ्यचर्या का मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है। नंबर 2 पर है, क्रियान्वयन के लिए पाठ्यचर्या का पुनरीक्षण। कभी कभी किसी पाठ्यचर्या को क्रियान्वित करते समय किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने की आवश्यकता अनुभव होती है। ऐसे में निर्णयकर्ता पाठ्यचर्या का पुनरीक्षण करना पड़ता है। इसके लिए पाठ्यचर्या मूल्यांकन आवश्यक है। अगला है, विद्यमान पाठ्यचर्या को आधुनिक बनाना तथा मृत सामग्री को निकालना। पाठ्यचर्या के पुरानी सामग्री को निकालना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इसका उपयोग समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार इसमें नए विकास की सामग्री को जोड़ना पड़ता है। पाठ्यचर्या के उद्देश्य पूर्ण बनाने के लिए सामग्री निकालने या जोड़ने के लिए पाठ्यचर्या का मूल्यांकन आवश्यक है, जिससे उसके विभिन्न भागों में उपयोगिता ज्ञात की जा सके। नंबर 4 पर है, पाठ्यचर्या की प्रभाविता जानने के लिए पाठ्यचर्या को प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाता है, जिससे इसका उद्देश्य पूर्ण मूल्यांकन किया जा सके। पाठ्यचर्या के तात्कालिक और लंबी अवधि के क्रियान्वयन के समय छात्र का निरंतर सतत मूल्यांकन किया जाता है। उसके अधिगम अनुभवों को परिवर्तित करने का प्रयास भी किया जाता है, जिससे सभी छात्र
पाठ्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्त कर सके। इस स्तर के पूर्ण स्तर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पूर्ण अधिगम प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पाठ्यचर्या के प्रमुख पहलुओं का वर्णन कीजिए। तो पहलू नंबर 1 है, पाठ्यचर्या सदैव नियोजित होती है। इसमें निहित क्रियाओं को अपनी आवश्यकता अनुसार जल्दबाजी में विकसित नहीं किया जा सकता। नंबर 2 पर है, पाठ्यचर्या के आधार होते हैं सामाजिक शक्तियाँ, स्वीकृत सिद्धांतों द्वारा प्रदत्त विकास का ज्ञान, अधिगम का स्वरूप तथा ज्ञान और संज्ञान का स्वरूप। इस प्रकार पाठ्यचर्या किसी विशिष्ट समाज के एक विशिष्ट आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए निर्मित होती है। नंबर 3 पर है, पाठ्यचर्या के लक्ष्य उससे संबंधित शैक्षिक उद्देश्यों से निर्दिष्ट होते हैं। ये उद्देश्य ही साध्य होते हैं, अतः स्वीकृत पाठ्यचर्या लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन है। नंबर 4 पर है, पाठ्यचर्या अध्यापक द्वारा किया जाने वाला शिक्षण को नियोजित करने में सहायक होती है। अध्यापकों से अपेक्षित है कि समाज में सक्रिय सामाजिक शक्तियों, मानव विकास के विविध अवस्थाओं तथा उनके प्रत्येक की विशिष्टताओं को समझे। इसके साथ ही अध्यापकों के लिए यह जानना जरूरी है कि अधिगम प्रक्रिया की प्रकृति क्या है। बाल विकास की गहरी समझ और बच्चों की जानकारी से शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता की जानकारी से अध्यापक पाठ्यचर्या में निर्दिष्ट अधिगम अनुभवों का नियोजन कर सकता है। आगे है, अधिगम अनुभवों की गुणवत्ता तथा सार्थकता की पाठ्यचर्या की क्रियान्वयन के प्रभाव का निर्माण करती है। प्रत्येक अध्यापक को अपने विषय शिक्षण के दौरान अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ पाठ्यचर्या के मूल सिद्धांतों को ध्यान में रखना आवश्यक है, क्योंकि अंततः पाठ्यचर्या विषयों के शिक्षण के माध्यम से ही अपनी परिणति तक पहुंचती है। नंबर 5 पर है, अध्यापक अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए एक ही प्रकार के अधिगम अनुभवों का नियोजन करता है। फिर भी अपने अधिगम अनुभवों तथा अपनी सहभागिता के स्तर तक एवं गुणवत्ता के कारण उसमें भिन्नता देखी जाती है। उनमें व्यक्तिगत भेद तथा सामाजिक पृष्ठभूमि की विभिन्नता इस प्रकार के परिणाम के लिए उत्तरदायी है। यही कारण है कि एक ही कक्षा के प्रत्येक छात्र की वास्तविक पाठ्यचर्या की अपेक्षा भिन्न होती है। नंबर 6 पर है, प्रत्येक अध्येता की अपनी वास्तविक पाठ्यचर्या के अस्तित्व के परिणाम स्वरूप निर्दिष्ट पाठ्यचर्या तथा क्रियान्वित पाठ्यचर्या के बीच पाए जाने वाले अंतर के कारण अध्यापक की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। उसे कक्षा में न केवल लचीली व्यवस्था प्रदान करनी होती है, वरन अधिगम के सार्थक विकल्प भी खोजने पड़ते हैं। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पाठ्यचर्या की परिभाषा देते हुए पाठ्यचर्या के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं दार्शनिक आधार की व्याख्या कीजिए। DELED 2019 में क्वेश्चन आया है और अथवा में जो क्वेश्चन बन रहा है, पाठ्यचर्या की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आपके DELED 2018 में आया है और इसके जो अथवा में बन रहा है, पाठ्यचर्या की नवीन अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन DELED 2017 में आया है। यानी दोस्तों इससे एक बात स्पष्ट हो रही है कि आपके जो पिछले साल के जो क्वेश्चन है वो भी रिपीट होते आए हैं, तो आप एक बार प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर देख लें। हमारे चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारे पेपर्स के जो हैं वीडियो मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से एक बार उनको ज़रूर देख लें। काफ़ी क्वेश्चन दोस्तों उनमें से मिलने वाले हैं, तो आप उनको एक बार ज़रूर से देख लें। तो आइए देखते हैं इसका आंसर, पाठ्यचर्या निर्माण के आधारों की व्याख्या। तो आधुनिक अवधारणा के अनुसार पाठ्यचर्या की परिभाषाएँ। तो पाठ्यचर्या की आधुनिक अवधारणा के अनुसार पाठ्यक्रम एक दौड़ का मैदान मात्र न होकर बच्चे के सर्वांगीण विकास का कारक होता है। सही बात। बालक द्वारा विद्यालय में व्यतीत किया गया वह समस्त समय जो उसके सर्वांगीण विकास में सहायक होता है, पाठ्यचर्या कहलाता है। बालक जो स्कूल में समय व्यतीत करता है, जो उसके सर्वांगीण विकास में सहायक होता है, पाठ्यचर्या कहलाता है। व्यापक दृष्टिकोण के अनुसार पाठ्यचर्या का निर्माण बालक की अभिरुचि एवं क्षमताओं को केंद्र बनाकर किया जाता है तथा इसमें शिक्षक का स्थान गौण होता है। वर्तमान समय में पाठ्यचर्या में पाठ्य विषयों के साथ साथ ऐसी प्रवृत्तियों का समावेश भी किया जाने लगा जिनसे बालकों में बौद्धिक ज्ञान के साथ साथ स्वास्थ्य, सृजनात्मक, सौंदर्य बोध तथा अन्य सामाजिक गुणों का समुचित विकास हो सके। इस प्रकार आधुनिक अवधारणा के
दृष्टिकोण से पाठ्यचर्या की कुछ प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार निम्न हैं। ले के अनुसार पाठ्यचर्या का विस्तार वहाँ तक है जहाँ तक जीवन का। फ्रोबेल के अनुसार पाठ्यचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभवों का सार समझना चाहिए। हेनरी के अनुसार पाठ्यचर्या में वे सभी क्रियाएं आती है जो स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाती है। क्रो एवं क्रो के अनुसार पाठ्यचर्या विद्यार्थी के उन समस्त अनुभवों को से संबंधित होता है जो उसे विद्यालय में और उससे बाहर प्राप्त होते हैं, जो उसके सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक तथा नैतिक विकास में सहायक होते हैं। पाठ्यचर्या के आधार। तो पाठ्यचर्या के मुख्यतः 3 आधार हैं: सामाजिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार तथा दार्शनिक आधार। प्रत्येक समाज अपना अस्तित्व बनाए रखने और प्रगति के लिए बच्चों को अपनी संस्कृति तथा मूल्यों से युक्त करना चाहते हैं। ऐसे में व्यक्ति का विकास एवं समाज का एक दूसरे से जुड़कर चलते हैं। सही बात है। समाज के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में अपेक्षित सफलता भी तभी मिल सकती है जब पाठ्यचर्या निर्धारण में इसका ध्यान रखा गया हो तथा विद्यालय अधिगम का स्वरूप उनके अनुकूल रहा हो। अब देखते हैं पहला, सामाजिक आधार। किसी भी समाज द्वारा निर्धारित सामाजिक लक्ष्य जहां पाठ्यचर्या को आकार देने में योगदान देते हैं। वही सांस्कृतिक भिन्नता, सामाजिक दबाव, समाज में ही हो रहे विभिन्न परिवर्तन तथा भविष्य योजना आदि विद्यालय के कार्यकलाप की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। शिक्षा की राजनीति, राष्ट्रीय नीति तथा उस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप पर आधारित होगी जिसमें सामान्यतः मूलभूत एकता के साथ ही अन्य घटकों का लचीलापन भी सम्मिलित होगा। सामान्य मूलभूत एकता के अंतर्गत भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, संवैधानिक विषय वस्तु निहित होंगे। ये तत्व सभी विषयों में समाहित होंगे तथा भारत की साझा संस्कृति, समतावाद, लोकतंत्र एवं धर्मनिरपेक्षता, लिंग भेद की समाप्ति, वातावरण की सुरक्षा, सामाजिक व्यवधानों से मुक्ति, छोटे परिवार रखने पर बल तथा वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास जैसे मूल्यों पर बल दिया जाएगा। सभी शैक्षिक कार्यक्रम धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को ध्यान में रखते हुए कार्यान्वित किए जाएंगे। नंबर 2 पर है मनोवैज्ञानिक आधार। बच्चों की शारीरिक वृद्धि तथा मानसिक वृद्धि विकास के विभिन्न पक्षों के आकार लेने में परिवार तथा समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चे के विद्यालय से जुड़ने के बाद विद्यालय में चलने वाली प्रक्रियाएं उनके अनुभवों के लिए दृढ़ आधार प्रदान करते हैं। ये अनुभव भी निर्धारित पाठ्यचर्या के अंतर्गत ही आते हैं। बच्चे की शारीरिक वृद्धि तथा मानसिक विकास के दौरान उसके विद्यालय से जुड़े लोगों तथा विद्यालय की शिक्षण प्रक्रियाओं की भूमिका विशेष महत्व रखती है। विद्यालय उसके विकास और भविष्य में को ध्यान में रखकर काम तो करे, परंतु उसके लिए यह ध्यान अवश्य रखा जाए कि बच्चे बड़ों के लघु रूप नहीं हैं। वे प्रौढ़ों की अपेक्षा कई महत्वपूर्ण दृष्टियों से भिन्न होते हैं। विभिन्न विकासात्मक अवस्थाओं में अंतर केवल मात्रात्मक ही नहीं, गुणात्मक भी होता है। प्रौढ़ों की तुलना में बच्चों के विकास को प्रभावित करने में बाहरी कारक नहीं अधिक निर्णायक हो जाते हैं। वस्तुतः मानव विकास के विभिन्न चरणों की आवश्यकताओं में भी भिन्नता देखी गई है। इस अंतर को अनेक मनोवैज्ञानिकों ने, विशेष रूप से जीन पियाजे ने विस्तारपूर्वक समझाया है। मानव विकास का ज्ञान पाठ्यचर्या विकास में अध्यापक की सहायता करता है। इस प्रकार से विकसित पाठ्यचर्या प्रत्येक आयु के बच्चे की विकासात्मक अवस्था के अनुसार उसकी विशेषताओं को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। मनुष्य के सीखने की प्रक्रिया पर विचार के विभिन्न पक्षों पर शोध किए गए हैं। इसी दृष्टि से अधिगम के कई सिद्धांत विकसित किए गए हैं, जिनमें प्रमुख है व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानात्मक सिद्धांत। ये अधिगम सिद्धांत पाठ्यचर्या नियोजन के कार्य को विभिन्न दृष्टिकोणों से संपादित करने के पक्ष में है। पाठ्यचर्या विशेषज्ञ एवं सिद्धांतों के योगदान को नकार नहीं सकते, क्योंकि इनमें से अधिकांश वैज्ञानिक विधि से विकसित किए गए हैं। नंबर 3 पर है दार्शनिक आधार। शिक्षा शास्त्र में दर्शन शास्त्र के विभिन्न मतों का महत्व रहा है। ज्ञान से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पाठ्यचर्या को संगठित करने की दिशा में सहायक हो सकते हैं।
पहला प्रश्न है, सूचना ज्ञान के को किस प्रकार भिन्न है? विद्यालय के अनुभवों को ज्ञान की प्राप्ति के लिए कैसे उपयोग में लाया जा सकता है? अगला प्रश्न है, विद्यार्थी सूचना में ज्ञान को किस प्रकार परिवर्तित करते हैं? कौन सा ज्ञान अधिक उपादेय है? नंबर 5 पर है, विचार प्रक्रिया का क्या स्वरूप है? नंबर 6, विभिन्न विचार प्रक्रियाएं तथा संज्ञानात्मक प्रक्रिया के कौशल परस्पर किस प्रकार संबंधित है? अब यह सिद्ध हो चुका है कि प्रत्येक विद्यार्थी अपनी विशिष्ट अधिगम शैली तथा युक्तियों का उपयोग करता है, अतः एक अच्छी पाठ्यचर्या में विद्यार्थियों की विविध अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने की विभिन्न विधियों को स्थान मिलना चाहिए। अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पाठ्यचर्या निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? डीएलएड 2018 में क्वेश्चन आया है और 2020 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इम्पोर्टेंट बनता है क्वेश्चन। पाठ्यचर्या निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, तो पाठ्यचर्या निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों को कई प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। ये वे हैं, तो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण संबंधी तथा बाल विकास से जुड़े हुए कारक। ये कारक आपस में एक दूसरे से भी जुड़े होते हैं तथा कई बार सम्मिलित रूप से भी पाठ्यचर्या निर्धारण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। यहाँ हम मूल रूप से उनके प्रभाव को अलग अलग समझने का प्रयास करेंगे। पहला है राजनीतिक कारक। शिक्षा को राजनीतिक गतिविधि भी माना जाता है। राष्ट्रीय विचारधारा और दार्शनिकता का शिक्षा प्रणाली पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा रहा है, क्योंकि पहला है राजनीति लक्ष्यों, विषय वस्तु, सीखने के अनुभवों और शिक्षा में मूल्यांकन के तरीकों को निर्धारित और परिभाषित करती है। दूसरा है आमतौर पर पाठ्यक्रम सामग्री और उनकी व्याख्या राजनीतिक विचारों से बहुत प्रभावित होती है। तीसरा नंबर है कार्मिकों की भर्ती में भी राजनीतिक विचारों की भागीदारी होती है। नंबर 4 पर है शिक्षा का वित्त पोषण राजनीति में बहुत प्रभावित होता है। नंबर 5 पर है शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश और परीक्षा प्रणाली भी राजनीतिक प्रभावों से बहुत प्रभावित होती है। नंबर 2 पर है सामाजिक कारक। पाठ्यचर्या निर्माण में लक्ष्यों और उद्देश्यों को लेकर समाज की अपनी अपेक्षाएं होती है, जिन पर विचार किया जाना चाहिए। जिसकी एक अपेक्षा यह होती है कि एक स्कूल प्रणाली द्वारा हम कैसे व्यक्तित्व का निर्माण किया जाना चाहिए। विद्यालय को उसके लिए विद्यार्थी में इन गुणों का पोषण करना चाहिए। इसलिए पाठ्यचर्या का निर्धारण करने वालों के लिए यह जरूरी है कि वे पाठ्यचर्या का निर्धारण करने के दौरान इन सामाजिक अपेक्षाओं को भी ध्यान में रखें। यदि ऐसा नहीं होता है तो पाठ्यचर्या अप्रासंगिक बन जाती है। भारत में विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग रहते हैं, इसलिए पाठ्यचर्या निर्माण के दौरान विभिन्न धर्मों तथा संस्कृतियों के लोगों के विचार लिए जाने चाहिए। आगे है पाठ्यचर्या सामग्री की पाठ्यक्रम सामग्री की बनावट और उसका प्रस्तुतिकरण इस तरह का होना चाहिए जिसमें सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों का समायोजन हो। हमें इस तथ्य के लिए संवेदनशील होना चाहिए जहां पाठ्यक्रम का प्रयोग सामाजिक समरसता को बढ़ाने के लिए हो सकता है, वहीं इसका इस्तेमाल असमानता को बनाए रखने तथा बढ़ाने के लिए भी हो सकता है। ऐसी पाठ्यचर्या भी हो सकती है जो महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ लिंग पक्षपाती हो, क्योंकि इसमें ऐसी शिक्षक सामग्री सम्मिलित हो सकती है जो महिलाओं और बालिकाओं के प्रति नकारात्मक सोच अथवा व्यवहार चित्रित करती है। अतः संभावना है कि एक संस्कृति को लेकर पाठ्यचर्या में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह के प्रभाव हों। पाठ्यचर्या निर्धारण के दौरान ऐसे नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। नंबर 3 पर है आर्थिक कारक। तो आर्थिक कारक में देखते हैं शिक्षा के संबंध में आर्थिक नियोजन का बहुत महत्व रहा है। शिक्षा के वित्त पोषण का एक उद्देश्य मानव संसाधन का विकास एवं देश की आर्थिक दशा में सुधार हेतु योगदान करना है। इसलिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को स्वयं अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के विषय में चिंतित होना चाहिए। शायद आप सोच रहे होंगे कि देश की आर्थिक व्यवस्था पाठ्यचर्या को किस प्रकार प्रभावित करती है। जिन बच्चों को आप पढ़ाते हो उन्हें रोजगार प्राप्त होना चाहिए, इसलिए उद्योग के लिए आवश्यक कौशलों का विषय वस्तु और बच्चे के सीखने के अनुभवों में समायोजन होना चाहिए। उद्योग के लिए आवश्यक कौशलों, ज्ञान के आधारों और विचारों का विकास कक्षा में होना चाहिए। बच्चों के विषयों के सैद्धांतिक पक्ष को जानने के साथ साथ प्रायोगिक अनुभवों की एक अध्यापक को कक्षा में बेहतर शिक्षण
अधिगम प्रक्रियाओं के लिए ज़रूरत होती है। कक्षा में निम्नलिखित वस्तुओं की आपूर्ति हो: पुस्तकों की, चौक डस्टर आदि की, मानचित्र और चार्ट की और उपकरणों की, और 5वां जो है विज्ञान के प्रयोगों के लिए रासायनिक पदार्थ भी होने चाहिए। उपयुक्त सभी सामग्री उद्योग का उत्पादन है। इन सहायक शिक्षण सामग्री के अभाव में यह संभव है कि शिक्षक को अधिगम की योजना के निर्माण तथा उसके कार्यान्वयन के साथ समझौता करना पड़ रहा हो। अतः पाठ्यचर्या निर्माण के दौरान अधिक मांगों पर गंभीर विचार किया जाना आवश्यक है। नंबर 4 पर है पाठ्यचर्या को निर्माण के जो कारक हैं उनमें पर्यावरण का क्या प्रभाव है। तो समय के साथ साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रति असंवेदनशील होते जा रहे हैं। इनका प्रभाव हवा, पानी और धरती पर पड़ा है। बढ़ती आबादी और बढ़ते तकनीकी ज्ञान ने पर्यावरण के लिए कई कठिनाइयां उपस्थित की है। औद्योगिक कचरे ने पूरे संसार को प्रदर्शित किया है। उदाहरण के तौर पर वायुमंडल में ओजोन परत जो हमें नुकसानदेह विकिरणों से बचाती है उसका निरंतर क्षरण हो रहा है। इससे त्वचा संबंधी रोगों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। लोग ऐसी समस्याओं का निवारण करना चाहते हैं। शिक्षा के माध्यम से यह उपाय हो सकता है। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। हम अपनी जीवन शैली को आरामदेह बनाने के लिए इनका दिन प्रतिदिन बिना मतलब फालतू से उनको हानि पहुंचा रहे हैं। संसाधनों का उपयोग इस्तेमाल करना यह भूल जाते हैं कि अधिकांश प्राकृतिक संसाधन सीमित है और हमारी आने वाली पीढ़ियों पर भी इनका अधिकार है। पाठ्यचर्या में ऐसे मुद्दों को स्थान देकर आने वाले समय में सकारात्मक बदलाव लाए जा सकते हैं। पर्यावरण को ध्यान में रखने के विचार की आवश्यकता का प्रभाव पाठ्यचर्या निर्माण का होना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों की उत्तरजीविता को सुनिश्चित किया जा सके। नंबर 5 पर है बाल विकास का प्रभाव। तो पाठ्यचर्या की विषय वस्तु निर्माण के दौरान अधिगम सिद्धांत और बाल विकास का विचार आवश्यक है। अधिगम के विषय में यह सुनिश्चित किया जाए कि गतिविधियां और अनुभवों का परिचय उपयुक्त समय पर हो जब बच्चा उन अनुभवों को ग्रहण करने तथा उन पर विचार करने की स्थिति में हो। तो दोस्तों ये थे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस यूनिट से बनने वाले हैं। सारे क्वेश्चन हम इसी में से आने वाले हैं जो हमने अभी देखे। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे चैनल पर दोस्तों BSTC से रिलेटेड हर प्रकार की जो अपडेट है वो सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।